गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है वाउचिंग। जो लास्ट क्लास में हमने करा था वाउचिंग, उसी के बैलेंस पार्ट जो रह गया था वो मैं आज कराऊंगा आपको। एंड मोर ओवर आज मैं वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी आपका शुरू कर दूंगा। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है आपस में, ठीक है। और बहुत सारा पार्ट है जो मैंने आपको नोट्स में दिया है। दीज आर ऑल आर एग्जाम्पल्स। कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं, मैंने वाउचिंग करनी है किसी एक्सपेंस की, ठीक है ना। वाउचिंग करनी है किसी रिसिप्ट की, ट्रेडिंग रिसिप्ट्स की, सेल की, परचेज रिटर्न की। वो सारे आप रीड करोगे एक बार अपने नोट्स में से। मैंने कुछ हैंड रिटर्न मटेरियल के अंदर, हैंड रिटर्न नोट्स के अंदर कुछ एग्जांपल दिए हैं, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैंने डिस्कस नहीं करे, वो मैं नोट्स के साथ आपको आगे डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। देखिए, वाउचिंग हमने शुरू करा था। मैंने वाउचिंग वाला पार्ट आपका ये करा दिया था। ये मैं बात कर रहा था अभी आपसे ना, कि वाउचिंग में कुछ कैश ट्रांजेक्शन हैं, कुछ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन हैं, पेमेंट्स आ जाती है, रिसिप्ट आ जाती है, परचेज सेल। हमने डायरेक्टर के रिगार्डिंग कर लिया था कि पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर कैसे हम इसको, इसकी वाउचिंग कैसे करेंगे। वाउचिंग कैसे करेंगे हम पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर की, हमने कर लिया था। बट मैं एक बार रिपीट कर देता हूं एक बार, कि अगर आपने डायरेक्टर का खर्चा चेक करना है कि पर्सनल एक्सपेंस डायरेक्टर के जो मीट आउट किए हैं उसको ऑथराइजेशन कहां से मिली है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनट्स बुक से चेक कर लो, या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर उसका कुछ कंपनी के साथ हुआ तो वो चेक कर लो आप। सेकंड, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। कंपनी एक्ट है तो कंपनी एक्ट क्या कहता है कि पर्सनल एक्सपेंस डायरेक्टर की अगर है कोई, पर्सनल एक्सपेंस में आप ले सकते हो, डायरेक्टर पर्सनली कहीं घूमने गया तो उसका जो वहां पे खर्चा हुआ तो वो खर्चा ऑथोराइज्ड है या नहीं है, पहले पॉइंट में हमने देखा। लॉ क्या कहता है, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पर्सनल एक्सपेंस है तो रेवेन्यू है तो रेवेन्यू अकाउंट में होना चाहिए, एज पर शेड्यूल अकाउंट, एज पर शेड्यूल्स, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा सेपरेटली आपको। वाउचर देखना पड़ेगा, एग्जामिन द सपोर्टिंग एविडेंस, कि डायरेक्टर ने कोई पर्सनल एक्सपेंस करा है। जैसे मान लो डायरेक्टर ने अपने बच्चों की कॉलेज की, स्कूल की फीस पे करवाई है, तो वो जो खर्चा पे करा है उसका सपोर्टिंग वाउचर क्या दिया है डायरेक्टर ने, वो चेक कर लो। ये तीन चीजें आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रैवलिंग बिल, होटल बिल, मेडिकल, LIC प्रीमियम अगर पे किया, पर्सनल एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर चिल्ड्रन। उसके बाद अगला एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है। मैंने आपको नोट्स में वैसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं नोट्स के अंदर, वो आप अपने अकॉर्डिंगली एक बार रीड आउट करना, आपको बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी, ठीक है ना। देखिए, मैं सारा के सारे केसेस नहीं कवर कर रहा है यहाँ पे, मैं वो केसेस कवर कर रहा हूं जो कॉमन है और जो डिफरेंट है, वो सारे केसेस। देखिए, नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी आप समझते हो, एक्साइज ड्यूटी बेसिकली होती क्या है। एक्साइज एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लेवी कब होती है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा है, आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए टॉपिक के बारे में, कि टॉपिक क्या है। अगर खर्चा है तो खर्चा क्या है, नेचर क्या। ड्यूटी की बात करिए, ड्यूटी मेरे को पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसके बारे में कुछ लिखना है तो ड्यूटी लगती किस पे, प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है ना। पेमेंट कब होती है ड्यूटी की, पेमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री। जब आपका फैक्ट्री से सामान रिमूव होगा तब आपने उसकी पेमेंट करनी है बेसिकली, जब आपका फैक्ट्री से। मैंने आपको बताया एक्साइज ड्यूटी लगाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेवी करती है, ठीक है ना। और लेवी कब करती है, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो
तब एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी बेसिकली। और पेमेंट कब करनी है एक्साइज ड्यूटी की? वो कहते हैं एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री, जब आप फैक्ट्री से अपना सामान रिमूव करोगे। ये तीन बातें अगर आपको पता है, एक्साइज ड्यूटी पे कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। कौन पे कर रहा है? प्रोड्यूसर। लेवी कब होनी है? एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। पेमेंट कब होनी है एक्साइज ड्यूटी की? आप कब पे करोगे? एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। फैक्ट्री जैसे सामान बाहर जाएगा आपको पे करना पड़ेगा। और पे किसको करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक्साइज डिपार्टमेंट को पे करना है। रेवेन्यू कलेक्शन इसकी कहां जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, जैसे मैं आपको यहां से चेक करा देता हूं। देखिए यहां यही लिखा हुआ है, ड्यूटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूटी कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन कब लगाई जाती है? किस पर लगाई जाती है? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पे। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है, उसके बाद कहता है कि बेसिकली हो क्या रहा है इस प्रोसेस के अंदर। अब आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स के अंदर। ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बात हम कर रहे हैं कि आपको इंडिया में कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसकी प्रोडक्शन इंडिया में हुई हो और एक्साइज ड्यूटी ना लगती हो। मोस्टली सारे एक्साइजेबल गुड्स हैं और सब पे एक्साइज ड्यूटी लगती है एज पर एक्साइज एक्ट, एज पर एक्साइज एक्ट 1944। अब पहली बात, वैल्यू क्या है? वैल्यू किस पे लगी? कौन सी वैल्यू पे? वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसपे जनरली वी कैन से दैट कि लाइक जिन पे गुड्स, जिस वैल्यू पे गुड्स बेचे जाते हैं। टाइम एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। पे कब करना है? पे आप जैसे मर्जी कर सकते हो, इसको एडजस्ट कराना चाहो तो एडजस्ट भी करा सकते हो। कहते हैं सेनेट क्रेडिट अकाउंट आप कराओगे इसके लिए। इनपुट क्रेडिट ले लो आप, अगर आपने परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे करा उसको एडजस्ट कर लो अपनी ड्यूटी के साथ। आउट ऑफ मनी एडवांस पे कर दो थ्रू पर्सनल लेजर अकाउंट। एडवांस कैसे पे कर दो? आप एडवांस पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे? पर्सनल लेजर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर उसको एडजस्ट कर लो एक्साइज ड्यूटी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल लेजर अकाउंट। ये मैंने दो एंट्री आपके लिए लिख सकते हो आप एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनली अगर आप पे करना चाहो प्रोविजनली पे कर सकते हो। एस्टिमेटेड, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा कि आपकी एक्साइज ड्यूटी एक्चुअल में है कितनी, तो आप एस्टिमेटेड प्रोविजनली पे कर सकते हो। रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या है? ER1। तो ये बेसिकली कुछ बात चीजें हैं जो वाउचिंग में आप लिख सकते हो। आपको आएगा हाउ टू वाउच द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, तो आपको बताना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। एक्साइज ड्यूटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन पेबल एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू चेक कर लो उसकी, टाइम क्या है वो बता दो, पेमेंट बता दो, रिटर्न बता दो, ठीक है। एक एग्जांपल और है इसके अंदर मैंने जो लिखा है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस चेक करने हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, पहले देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस को अगर आपने वाउचिंग करनी है उसकी, तो उसका डिपार्टमेंट चेक करो, डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता। पहली बार कंप्लायंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट की बात करता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस इज एन इंटेंजिबल एक्सपेंस। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय द ICAI उसकी कंप्लायंस चेक करनी है। ओके, उसके बाद रिसर्च वेदर डेबिटेड टू द रेवेन्यू अकाउंट एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड, जब खर्चा करा गया तब उसे डेबिट करा गया या नहीं करा गया रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, वो चेक करो। However, recognize it as an asset, आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो एसेट इफ, अगर आपको लगता है या पता है इससे इकोनॉमी बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, आगे इससे बेनिफिट आएंगे मिलेंगे आपको। अमाउंट इनकर्ड मेजरेबल, जितना खर्चा किया गया वो क्वांटिफाइबल है, मेजरेबल है। इंटेंशन टू कंप्लीट द रिसर्च एंड इफ रिकॉग्नाइज एज एन एसेट अमाउंटाइज ओवर अ रीजनेबल पीरियड, 10 साल आप 10 से कम भी ले सकते हो लेना चाहो तो, ठीक है। मतलब मैं ये बता रहा हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर आपने उसकी वाउचिंग करनी है तो आप देखो पहले डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता। AS 26 इसके ऊपर एप्लीकेबल है, दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट, उसकी कंप्लायंस चेक करो इशूड बाय ICAI। एंड रिसर्च डेबिट करिए P&L अकाउंट में रेवेन्यू खर्चा जब इनकर्ड हुई है। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो एज एन एसेट वो तभी कर सकते हो इफ अगर आपको इससे एक्सपेक्टेड बेनिफिट आगे आएंगे।
और अमाउंट इनकर्ड मेजरेबल है, प्रॉपर आपके पास डिटेल है कितना कितना इस पर खर्चा कर दिया आपने। इंटेंशन टू कंप्लीट द रिसर्च, आपकी क्या इंटेंशन है, कितने टाइम में आप रिसर्च कंप्लीट कर लोगे। और अगर रिकॉग्नाइज करते हो एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अमोर्टाइज करो उसे रीजनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ, ओवर अ रीजनेबल पीरियड से लाइक 10 years, इट्स अ रीजनेबल पीरियड। अगर आप चाहो तो इसको कम लेना चाहो 3 to 4 to 5 years भी ले सकते हो। अगर कोई डेवलपमेंट खर्चा है डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट विल बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में उसको, रेवेन्यू अकाउंट में उसको चार्ज करोगे, डेबिट करोगे। तो इस तरह से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल एसेट्स को भी काउंट कर सकते हो। इसके बाद आगे लिखा गया है कि अगर आप बाकी चीजें जैसे हमारे रह गई हैं, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कंसाइनमेंट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इन सब चीजों को किस तरह से चेक करोगे। जनरली सबका प्रोसीजर सेम है, आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग इनका क्लियर होना चाहिए। परचेज क्या होती है, परचेज के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है। देखिए तीन चीजों में, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सेकंड वन इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर, थर्ड वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर। तीन तरह से बच्चों इनको क्लासिफाई करा गया है, इनमें से कोई भी चीज आप उठा सकते हो, इस तरह से चेक कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज कर लिया परचेज ले लिया, तो परचेज में मैं इवेल्युएट करूंगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इवेल्युएट करूंगा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में देखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ परचेज की जो बिल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या कुछ अपनी तरफ से मेंड करे हुए उन्होंने बिल्स अपने। परचेज की जो डिटेल बनी, परचेज बुक है जो इनके पास, उनकी चेक करूंगा डिटेल कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, परचेज ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, इंस्पेक्शन नोट चेक करूंगा, एंट्री बाय स्टोर मैनेजर ने जो एंट्री करी है उनको चेक करूंगा अच्छी तरह। उसके बाद अगर कोई आपने इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी कंसेप्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट वो इवैल्यूएट करनी है, वो चेक कर सकते हो। कट ऑफ प्रोसीजर चेक करूंगा, कट ऑफ प्रोसीजर हम पढ़ेंगे अभी, बट अभी मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि बिजनेस तो आपका थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा, इवन नेक्स्ट ईयर आगे भी चलता रहेगा, बट एक कट ऑफ प्रोसीजर है कि हम जिससे हम सेपरेट करते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विद अदर। 31 मार्च से पहले वाली ट्रांजैक्शन हम इधर करेंगे, 31 मार्च के बाद वाली ट्रांजैक्शन उधर करेंगे। बट इसमें दिक्कत ये आती है कट ऑफ प्रोसीजर के अंदर, जैसे कि कट ऑफ प्रोसीजर का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2015 से और साल एंड होगा 31/3/2016 को, ठीक है जी। अगर आपका साल, आपके पास क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुई, मान लेते हैं 28/3/2016 को, ठीक है ना, इस तारीख को आपके पास बिल रिसीव हो गया, बिल रिसीव्ड, ठीक है। बट जो आपके पास सामान आया, जो ऑर्डर आया, ऑर्डर आपने रिसीव करा, आपने जो ऑर्डर रिसीव करा वो आपने ऑर्डर रिसीव करा थोड़ा सा लेट, बट वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ गया, ठीक है। आपने जो ऑर्डर रिसीव करा वो सपोज कर लो 2 अप्रैल 2016 में आ गया, हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो यहां खत्म हो जाता है, यहां आपने ऑर्डर रिसीव करा, क्वांटिटी इस तारीख को रिसीव करी, परचेज जो आपने करा, बिल आपके पास 28 तारीख का आ गया, ऑर्डर रिसीव 2 तारीख का हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर गया। तो कंपनियां क्या करती, कंपनियां, ठीक है ना, पेमेंट किसी और तारीख को हुई होगी, मे बी नेक्स्ट डे, ठीक है ना, मे बी 3 तारीख को आपने मान लो पेमेंट करी है, तो कंपनियां एक सिस्टम बना लेती है कि हम जनरली जो कंपनियां हैं वो बिल के हिसाब से चलती है। इनवॉइस कब आया, इनवॉइस जब रिसीव कर लिया आपने सामान परचेज करा, बिल आपको रिसीव हो गया 28/3 को, ठीक है ना, 28/3 को उसे रिसीव बुक्स में डाल दो, परचेज शो कर दो। तो ये कट ऑफ प्रोसीजर है। अगर आप 2 तारीख को कुछ नहीं करना, आपने क्वांटिटी रिसीव कर ली 2 तारीख को, ठीक है,
बट ये दिस इज द कट ऑफ प्रोसीजर कि कंपनियों को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज 3-4 तरह की डेट्स हो सकती है यार। आपने आज ऑर्डर प्लेस करा, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ऑर्डर प्लेस करा आपने मान लो 28/3/2016 को, ठीक है ना। क्वांटिटी रिसीव्ड, जो आपने क्वांटिटी रिसीव करी मान लो 3/4/2016 को। इनवॉइस जो आपको आया वो आया 4/4/2016 को। पेमेंट जो करी आपने, पे करा, जो पैसा पे करा परचेज के रिगार्डिंगली, वो आपने मान लो 29/3/2016 को ही पहले कर दिया था आपने, ठीक है ना। तो आपको इन चारों में से कट ऑफ प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप ये सारा सिस्टम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे। ये कट ऑफ प्रोसीजर जनरली मैंने आपको बताया बिल होता है, बिल के हिसाब से चला जाता है। अब बिल ये 4/4/2016 का है ना बिल, ये तो ये 16-17 के पीरियड में फॉल करेगा। अगर मैं 15-16 की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं तो इसमें नहीं आना चाहिए, इस पीरियड में आना चाहिए 16-17 में। यही मैं आपको यहां से समझा रहा हूं कि कट ऑफ प्रोसीजर का मतलब ये है, जो आपका पीरियड है 1 अप्रैल 2015 से लेकर खत्म होगा 31/3/2016 को। अगर आपने 28/3/2016 को बिल रिसीव कर लिया, इनवॉइस रिसीव कर लिया, तो आप उसको बुक्स में डालते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करो परचेज को। इर्रेस्पेक्टिव आपने क्वांटिटी कब रिसीव कर रही है, इर्रेस्पेक्टिव आपने ऑर्डर कब प्लेस करा है, इर्रेस्पेक्टिव आपने पेमेंट कब कर लिया, जिस दिन इनवॉइस आपको रिसीव हो गया, बिल रिसीव हो गया, आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्रू कर लो, ड्यू कर लो, रिकॉर्ड कर लो बेसिकली, ठीक है जी। ओके, देखिए, तो यहां से मैं आपको यही चीज बता रहा था कि सब्सटैंशियल प्रोसीजर, तो यहां मैंने आपको बता दिया फर्स्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आपको इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग क्या देखना पड़ा परचेज के अंदर, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं या नहीं है। बिल चेक कर लिए, परचेज बिल, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर चेक कर लिया आपने, इंस्पेक्शन नोट चेक कर लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंट्री जो स्टोर मैनेजर कर रहा है, कट ऑफ प्रोसीजर सारा चेक कर लिया। उसके बाद आप डिटेल में चेक करोगे सब्सटैंशियल प्रोसीजर, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल। इसके अंदर आप देखोगे टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर इफ इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग देन सब्सटैंशियल प्रोसीजर आपका कम हो जाएगा। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो आपका सब्सटैंशियल प्रोसीजर रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है तो आपका सब्सटैंशियल प्रोसीजर इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये चीज कि लिखनी है इसके अंदर। एक आपने चेक करना है, चेक इनवॉइस, चेक परचेज इनवॉइस। आप परचेज का इनवॉइस चेक करोगे पहली बार, देखो उसका एग्रीड प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस कितना, थोड़ा सा इवेल्युएट कर लो आप उसको, ठीक है ना। डुप्लीकेशन तो नहीं है इसके अंदर, तो 2 बार एंट्री तो नहीं होगी इसकी, वो भी चेक करो आप। गुड्स परचेज बट नॉट रिसीव्ड, उसको शो करो, गुड्स एंड ट्रांजिट इन द बैलेंस शीट, वो चेक करो शो करा है नहीं करा। दिस इज अ सब्सटैंशियल प्रोसीजर। थोड़ा सा आपने इसको टेस्ट ऑफ डिटेल बेसिकली बोलते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर क्या करोगे, ये बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर नियर टू एंड में करा जाता है, टू गेट एन ओवरऑल ओपिनियन, टू गेट एन ओवरऑल ओपिनियन। लास्ट ईयर क्या था, परचेज टू जीपी रेशियो, परचेज टू जीपी रेशियो, ठीक है ना। परचेज टू सेल्स रेशियो लास्ट ईयर क्या थी, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो क्या थी, मान लो परचेज टू जीपी रेशियो 20% थी, ठीक है ना। ऐसे आपने सारे निकाल दी। तो करंट ईयर क्या है, करंट ईयर की 18% है, तो आप उसको चेक कर लो वो जेन्युइन है या नहीं है कंपनी के अकॉर्डिंगली, और क्या रीजन है 2% डिक्रीज होने के, वो चेक कर लो। This is an analytical procedure. We have to evaluate the ratios: purchase to sales ratio, purchase to GP ratio, credit turnover ratio, stock turnover ratio। ये चीजें आप कंपैरिजन करोगे कि पिछले साल क्या थी और इस बार क्या थी। परचेज टू सेल्स रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, परचेज ऑफ जीपी रेशियो, परचेज टू जीपी रेशियो, परचेज टू जीपी रेशियो, इनको आप एनालाइज करोगे। बेसिकली मैंने आपको इधर से बस ये बताया कि आप परचेज चेक करो या परचेज रिटर्न चेक करो, सेल चेक करो या सेल रिटर्न, कंसाइनमेंट सेल या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इन सब के अंदर 3 बातों का लिखना आपका बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज द इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है रिगार्डिंग परचेज, कि बिल एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो रही है बिल्स के अंदर, रिक्विजिशन के अंदर, वो सारी बातें लिखो।
कट ऑफ प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है नहीं हो रहा, परचेज के अंदर आप लिखो, परचेज रिटर्न के अंदर लिखो आप। सब्सटैंसिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम थोड़ा वीक है तो जो एज एन ऑडिटर आपका सब्सटैंसिव प्रोसीजर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बट अगर स्ट्रांग है तो डिक्रीज हो जाएगा। उसमें आप चेक करो, बिल चेक करो, परचेज के बिल चेक कर लो, एग्रीगेट प्राइस है, मार्केट प्राइस से इवैल्यूएट कर लो, 2-3 बार एंट्री तो नहीं हो रही, ठीक है ना, कंफर्म करो। और गुड्स परचेज कर लिए हमने, बुक्स में एंटर कर लिए, बट रिसीव नहीं हुई, तो इन ट्रांजेक्ट शो करना है नहीं करना वो देखो। एनालिटिकल प्रोसीजर नियर टू एंड हम चेक करेंगे लास्ट में, ओवरऑल ओपिनियन लेने के लिए कि लास्ट ईयर रेशियोज क्या थी और इस ईयर करंट ईयर रेशियोज क्या है, उनको इवेल्युएट करा जाएगा। परचेज टू जीपी रेशियो, परचेज टू सेल्स रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर, आप और भी देख सकते हो इसके अंदर, परचेज टू सेल्स एंड क्रेडिट टर्नओवर रेशियो एंड परचेज टू जीपी रेशियोज। ये 3 चीजें मैंने आपको दी थी बेसिकली, जो आपके पास भी है। यही मैंने आपको बताया है कि वाउचिंग बेसिकली जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हुई है उनको हम चेक कर रहे हैं, उनको वाउच कर रहे हैं, उनकी वाउचिंग करी जा रही है बेसिकली, ठीक है ना। वाउचिंग मैंने आपको बता चुका हूं कि करेक्ट रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, करेक्ट अमाउंट है, करेक्ट साइड, करेक्ट स्पोर्टिंग, करेक्ट साइड विद अ डॉक्यूमेंट्री नोन एज अ वाउचिंग, इसको हम वाउचिंग बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको एक बार नोट्स से भी चेक करा देता हूं। नोट्स में जो चीजें दी गई हैं वो आप एक बार अपने लेवल पे रीड करोगे, जो मैंने आपको बताना था, जर्नल आइडिया देना था इसके रिगार्डिंगली मैंने दे दिया, वाउचिंग के रिगार्डिंगली। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनको करा देता हूं आपको कवर। बाकी पार्ट अगर आपको लगता है नोट से रीड करने के बाद भी जो मेरे को डिस्कस करना चाहिए, तो वो आप मेरे को इन्फॉर्म करो, कंफर्म करो, बताओ, ताकि मैं वो भी रिपीट करूं इस टॉपिक के अंदर। हाउ कास्टिंग और टोटलिंग कैन बी डन एज एन ऑडिट टूल, कहता किस तरह से कास्टिंग, कहता हाउ कास्टिंग एंड टोटलिंग कैन बी डन एज एन ऑडिट टूल। देखिए कहता कास्टिंग और टोटलिंग कैसे ऑडिट टूल ट्रीट करे जाते हैं। ऐसा है, टोटलिंग और कास्टिंग एक ही बात है। टोटलिंग का मतलब क्या है, किसी चीज का कोई अमाउंट है, आपको 10-15 अमाउंट दिए हुए, उसकी टोटलिंग चेक करना, उनका ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड चेक करना, ठीक है ना। आपको एक अमाउंट दिया हुआ है 20,000, एक 30,000 दिया हुआ है, ठीक है, एक 40,000 दिया हुआ है, इसकी टोटलिंग चेक करो, ठीक है ना, कि ये 90,000 है या नहीं है, ठीक है ना। इसका बॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड वो चेक कर लो बेसिकली, ठीक है ना, बॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड चेक कर लो, प्रॉपर अकाउंट बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा। और कोई पेंसिल से ट्रांजेक्शन करी हुई है, ठीक है ना, तो उसे हटा के उसे पेन से कराओ, ताकि चांसेस कम हो जाए चेंज करने के। अगर पेंसिल से करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है वो चेंज करा जा सकता है जब मर्जी, आपके काम करने से पहले भी वो चेंज करा जा सकता था, बाद में भी चेंज करा जा सकता है, तो ऑडिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पेन अगर प्रॉपर इंक पेन से कुछ ट्रांजेक्शन करी हुई है जिसका चेंज करना मुश्किल है, ठीक है ना, अगर चेंज होगा तो वो कटिंग दिखेगी आपको प्रॉपरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ क्या कहता है, कहते हैं कास्टिंग और टोटलिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट टूल ऑडिट की। वो किस तरह से वो बताता है, कहते हैं समटाइम द टोटल ऑफ अ वेजेस बिल आर इनफ्लेट, कहते कई बार ऐसा देखा जाता है कि वेजेस के जो बिल है, वर्करों को जो पेमेंट करनी है बिल के अकॉर्डिंगली, वो इन्फ्लेट कर दी जाते हैं ओवर टोटलिंग, उनको ज्यादा टोटल दिखा दिया, 5 लाख का है 5.5 लाख, 5 लाख का है 50 लाख, 15 लाख, 20 लाख, किस तरह से टोटलिंग दिखा दी, ओवर टोटलिंग, ओवर टोटलिंग। द कॉलम इन विच द वेजेस पेबल आर एंटर्ड, सच अ फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड, वो किस तरह के फ्रॉड, जो टोटलिंग वाले एरर है, जो आपकी ओवर इन्फ्लेटेड है, मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी थी 5 लाख की, उनको दिखा दी पेमेंट 15 लाख। अगर इस तरह के खर्चे आप ओवर डाल रहे हो तो उससे बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन भी कल को बंद हो सकती है, क्योंकि नुकसान हो रहा है, आप खर्चा ज्यादा बुक कर रहे हो, बेसिकली एक्चुअल में खर्चा नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर होंगे नहीं, तो कल, आज नहीं तो कल तो पता लग जाएगा ना इन चीजों के रिगार्डिंगली। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, इस तरह के फ्रॉड डिटेक्ट तभी करे जा सकते हैं जब आप टोटल ऑफ द वेज बिल आर चेक, बिल का टोटल चेक करो। सिमिलरली अ कैशियर में मिस अप्रोप्रिएट रिसिप्ट, कैशियर मिस अप्रोप्रिएट कर सकता है रिसिप्ट को फ्रॉम द कस्टमर बाय अंडर टोटलिंग। पैसा मैंने 50,000 रिसीव करा, बुक्स में दिखा दिया मैंने 40,000 रिसीव करा, अंडर टोटलिंग, टोटल गलत कर दिया, बुक्स में गलत शो कर दिया रिसिप्ट। शॉर्टेज इन कैश हैज आल्सो बीन कवर्ड अप
अगर कैश में बिजनेस में शॉर्टेज आ रही है तो वो भी इसी तरह से कवर हो सकती है। सच फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड ओनली इफ द टोटल ऑफ द कैश बुक एंड द जर्नल लेजर आर चेक। कहता इस तरह के फ्रॉड्स तभी आप डिटेक्ट कर सकते हो टोटल ऑफ द कैश बुक एंड जर्नल लेजर आर चेक। ये फ्रॉड टोटलिंग में ही चेक करे जा सकते हैं। इस तरह के फ्रॉड टोटलिंग और कास्टिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर एन ऑडिटर। समटाइम वेज बिल आर इन्फ्लेटेड by over totaling or under totaling. Cash receipts are under ठीक है ना, cash receipts are also shown under totaling the receipts and the cash column of the cash book. इस तरह की शॉर्टेज, इस तरह की मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड फ्रॉड्स ये कास्टिंग और टोटलिंग से ही चेक करेगा। On the consideration where total of the cash book or the ledger are found to have been made in pencil. हाँ, मैंने अभी आपको बताया अगर कोई ट्रांजेक्शन पेंसिल से एंटर करी हुई है, द बुक कीपर शुड बी आस्क्ड टू इंक द टोटल बिफोर द वेरिफिकेशन इज कमेंस्ड। आपको चेक करने से पहले उसको पेन में, इंक पेन से प्रॉपरली उसको लिखो ताकि वो रब ना हो सके, ठीक है ना। अगर कुछ चेंजेस भी हो तो वो सेपरेटली शो हो। दिस वुड बेटर हिम फ्रॉम ऑल्टरिंग द टोटल ऑन द टोटल Altering the totals on the totaling mistake being discovered. इससे क्या होगा, आपको टोटलिंग आर पता लग जाएंगे। इस तरह के some kind of fraud is committed in the following manner. क्या था, इस तरह के फ्रॉड इस तरह से करे जाते हैं। Some kind of fraud is committed in the following manner. Undercasting the receipt. आपने जो रिसिप्ट साइड है वो कम शो करी है या आपने पेमेंट साइड ज्यादा दिखाई है, आपने फिक्टिशियस बिल एंटर कर दी है, ठीक है ना, फिक्टिशियस बिल इनफैक्ट नो डिपॉजिट हैज बीन मेड, बट आपने दिखा दिया। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन कैश सेल टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टी एंड सब्सिक्वेंटली विड्रॉइंग द अमाउंट। किसी पार्टी के अकाउंट में आपने कैश सेल शो कर दी टू द क्रेडिट ऑफ अ पार्टी एंड सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर लिया पैसा उस अकाउंट से। रॉन्ग टोटलिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इन द लेजर ऑल्सो। इस तरह के कास्टिंग एंड टोटलिंग एरर, एक कास्टिंग एंड टोटलिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर एन ऑडिटर बिकॉज बहुत सारे बिल इन्फ्लेट करे जाते हैं, अंडर एंड ओवर दिखाए जाते हैं, तो उनको डिटेक्ट इसी तरह से करा जा सकता है। उसके बाद वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, मैंने भी आपको परचेज का बता दिया। परचेज हो गया, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, ये आप एक बार गो थ्रू करना, बहुत सिंपल है। अगर आपको इनके टर्म्स क्लियर है, परचेज क्या होती है, सेल क्या होती है, सेल रिटर्न्स क्या होती है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहले ये आपने सारा कुछ करना है। इम्पर्सनल लेजर बेसिकली आउटस्टैंडिंग एसेट्स हो गए, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी। हाँ, एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस शीट ऑडिट, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है बैलेंस शीट ऑडिट। अ बैलेंस शीट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इंक्लूडेबल, जो चीजें बैलेंस शीट के अंदर आती है उनका ऑडिट करना, बेसिकली नथिंग एल्स, ठीक है ना। बैलेंस शीट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इंक्लूडिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सबका ऑडिट करना। एग्जामिन करना एक्सपेंसेस इनकम which are so closely related to these items that it cannot be properly verified without such analysis and tested. इस तरह से खर्चों को, इनकम को क्लोजली चेक करना, that it cannot be properly verified without such analysis, मतलब एनालाइज करना, आपस में एक दूसरी ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करना, उनका कंपेयर करना अमाउंटों का, मतलब जो भी चीजें बैलेंस शीट के अंदर आती हैं उन सबको एग्जामिन करना, खर्चों को, इनकम को, which are closely related to these items. 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है बेसिकली जो आपको बताता है कि इसके रिगार्डिंगली आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकते हो, इसके रिगार्डिंगली आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक प्रोसेस है ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेट करना थर्ड पार्टी से, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, बैलेंसेस चेक करना, अपने कंपनी का बैलेंस ऑडिटर चेक करेगा और साथ में कंफर्म करेगा बैलेंस फ्रॉम द अदर पार्टी एंड कंफर्म द बैलेंस फ्रॉम द क्लाइंट, from the third party in response to a request for information about a particular item, assertion made by the management in the financial statement। जो भी मैनेजमेंट ने assertion, जो चीज अफेक्ट कर रही है वो सारी चीजें उसके एविडेंस लेगा,
ठीक है ना, उसकी कंफर्मेशन, उसकी ऑथराइजेशन, ये सारे दर्शन चेक करेगा ऑडिटर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग थ्रू द फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर आइटम जो अफेक्ट कर रही है। इसके इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होगा, बेसिकली सिलेक्टिंग द आइटम फॉर विच कंफर्मेशन आर नीडेड। पहले तो आप चीजें सिलेक्ट करो, आइटम सिलेक्ट करो, कौन सी आइटम की आपने कंफर्मेशन लेनी है। डिजाइन द फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और उसको प्रॉपरली एक रिक्वेस्ट डिजाइन कर लो। कम्युनिकेट द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू द पार्टी, कम्युनिकेट करो कि आपको कोई, जैसे मान लो कंपनी ने कोई पेटेंट खरीदा है या कोई कंपनी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, तो जो भी चीजें हैं, कंपनी ने कोई खर्चा इनकर कराया जो सब्सटैंशियल है, वो आप कंफर्म करा सकते हो। कम्युनिकेट द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू द थर्ड पार्टी। obtaining response from third party, evaluating the information और एब्सेंस देना। इवेल्युएट करो जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको। हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा, बेसिकली बैलेंस शीट ऑडिट में ऑडिटर ने बेसिकली वेरीफाई करना ईच एंड एवरी आइटम्स विच आर कवर्ड अंडर द बैलेंस शीट, एग्जामिन करना एक्सपेंसेस, इनकम, ठीक है ना, एंड those expenses and assets and liabilities, those are closely related, they are to be verified। इसके लिए ऑडिटर को 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑडिटर को एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन बेसिकली प्रोसेस है इवैल्यूएटिंग एंड ऑडिट एविडेंस थ्रू अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर आइटम, यू हैव टू रिक्वेस्ट द थर्ड पार्टी फॉर पर्टिकुलर आइटम की इंफॉर्मेशन आपने लेनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आइटम सेलेक्ट करो, डिजाइन अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कम्युनिकेट विद द थर्ड पार्टी, ऑब्टेन अ रिस्पांस फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड इवैल्यूएट। कट ऑफ प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं, बट मैं फिर भी दोबारा बता देता हूं। कट ऑफ प्रोसीजर एक सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना, एक पॉइंट, बिकॉज अकाउंटिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कंपनी के अंदर। बिजनेस नेवर कम्स टू हॉल्ट। हॉल्ट मतलब स्टॉप। बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी बंद नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी, ठीक है ना। इट इज देयर फॉर नेसेसिटी दैट ट्रांजेक्शन ऑफ वन पीरियड वुड बी सेपरेट फ्रॉम द अदर पीरियड। एक पीरियड की ट्रांजेक्शन दूसरे पीरियड से अलग हो। मैंने अभी आपको बताया 28 मार्च को अगर बिल आया है, चाहे पेमेंट मेरे को अगले साल अप्रैल में आई है, अगले मंथ अप्रैल में आई है, अगले साल के अकाउंटिंग पीरियड में आई है, बट मेरे को इसी साल बुक करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ बिल रिसीव बाय द कंसर्न क्लाइंट ने। अगर बिल रिसीव कर लिया तो बिल रिसीव के बेसिस, इनवॉइस रेज्ड के बेसिस पे, आप जो इनवॉइस पे डेट डाली हुई है उसके बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग करोगे। इससे ये कट ऑफ प्रोसीजर है बेसिकली, ठीक है ना। The result of working of each period can be correctly ascertained. The arrangement that is made for this purpose is technically known as a cut-off arrangement. It is essentially form part of the internal control. It's a part of the internal control of the organization. Accounts other than sale, purchase, stock are not usually affected by the continuity of the business, and therefore this arrangement is generally applied to sale, purchase and stock. इन्हीं पे apply होती है। मतलब कट ऑफ प्रोसीजर इज जनरली अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और यूजुअली अप्लाई करा जाता है सेल, परचेज एंड स्टॉक पे। द ऑडिटर सेटिस्फाई एंड एग्जामिन एंड टेस्ट दैट द कट ऑफ प्रोसीजर आर एडिक्वेटली फॉलोड एंड इंश्योर। आपको चेक करना पड़ेगा कि कट ऑफ प्रोसीजर प्रॉपरली सही तरह फॉलो करा गया है या नहीं करा गया। ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा, जो गुड्स परचेज करे गए हैं वो इंक्लूड करें इन्वेंट्री के अंदर, और अगर क्रेडिट पे है तो लायबिलिटी साइड क्रेडिट परचेज दिखाया नहीं दिखाया वो सारा। गुड्स अगर बेचे हैं, बेच दिए, सेल हो गए, तो स्टॉक के अंदर नहीं आने चाहिए, वो सेल के अंदर आने चाहिए, वो चेक करो। और पार्टी को डेबिट करा क्रेडिट करा वो ट्रांजेक्शन चेक करो। ऑडिटर में एग्जामिन अ सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑडिटर को कुछ सारे डॉक्यूमेंट नहीं चेक करने, सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी चेक बाय द ऑडिटर। एविडेंसिंग द मूवमेंट ऑफ स्टॉक इनटू एंड आउट ऑफ स्टॉक। कितना सामान स्टोर के अंदर आ रहा है, कितना स्टोर से बाहर जा रहा है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर कट ऑफ डेट। चेक वेदर स्टॉक रिप्रेजेंटिंग बाय दोज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करा गया है, एक्सक्लूड करा गया है, अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, परफेक्ट एंड करेक्ट प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है इसको आप प्रॉपरली प्रेजेंट करोगे। ऑडिटर को एग्जामिन करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस चेक करने पड़ेंगे कि स्टॉक की कितनी मूवमेंट हुई है, स्टॉक इन आउट कब हुआ है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू पीरियड शॉर्टली बिफोर द कट ऑफ प्रोसीजर। ओके, ये कुछ चीजें दी गई हैं एग्जांपल्स आपके लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया, ग्रेचुटी आ गया, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डाला गया है, बैड डेट्स रिकवर प्रोविजंस डाला गया। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स। अब जैसे क्वेश्चन आता है
कि हाउ टू एग्जामिन वेरीफाई प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, किस तरह से आप एग्जामिन करते हो, वेरीफाई करते हो इनकम टैक्स को, ठीक है। अब प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स क्वेश्चन आ गया आपको 4 to 5 मार्क्स का, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, एग्जामिन या वेरीफाई कर प्रोविजन ऑफ इनकम, ऑब्टेन द कॉम्प्यूटेशन। अब एज एन ऑडिटर आप क्या मांगोगे कि कॉम्प्यूटेशन तो इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया नहीं बनाया, प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटिंग एंड वेरीफाई वेदर इट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स। सबसे पहले तो आप कॉम्प्यूटेशन चेक करो, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स कि वो एज पर इनकम टैक्स है या नहीं है। फर्स्ट ऑब्टेन द कंफर्म ऑफ कॉम्प्यूटेशन, रिव्यू एडजस्टमेंट एक्सपेंस डिसअलाउड स्पेशल रिबेट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द लास्ट अवेलेबल कंप्लीटेड असेसमेंट। रिव्यू करो, अगर कोई एडजस्टमेंट है उसको रिव्यू करो, एक्सपेंसेस को डिसअलाउड है उनको चेक करो कि गर्ल्स एक्सपेंसेस अलाउड तो नहीं कर दी है, डिसअलाउड वाले अलाउड तो नहीं कर दिए, वो चेक करो, रिबेट चेक करो, उसका रेफरेंस लास्ट ईयर कंप्लीट असेसमेंट लास्ट अवेलेबल। एग्जामिन करो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, अदर डिमांड जो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रेज नहीं है। पहले में हमने कॉम्प्यूटेशन चेक करा, सेकंड में हमने रिव्यू करा एक्सपेंसेस को, डिसअलाउड करा स्पेशल रिबेट्स को, एंड एट द नेक्स्ट हमने रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट देख लिए, एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन उसके, सेल्फ असेसमेंट के, कंप्यूट टैक्स पेबल एज पर लेटेस्ट रेट, आप खुद कंप्यूट करो लेटेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप चेक करो ओवरऑल प्रोविजन ऑन द बैलेंस शीट डेट इज एडिक्वेट है या नहीं करंट ईयर के हिसाब से, कि जितना एडवांस टैक्स असेसमेंट ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली इंश्योर करो कि प्रोविजन बैलेंस शीट डेट पे एडिक्वेटली एग्जिस्ट करता है नहीं करता, अमाउंट चेक कर लो। इंश्योर दैट requirement of accounting standard 22, that is accounting for taxes on income has been appropriately followed for the period under audit। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड issued by ICI 22, that is on accounting for taxes on income, वो appropriately follow करा गया या नहीं करा गया during the period under audit। मतलब बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। अब टैक्स की बात है, जैसे मैं ग्रेचुटी की बात करूंगा तो ग्रेचुटी में कहूंगा ऑब्टेन द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेचुटी एज पर द ग्रेचुटी एक्ट है या नहीं है, रिव्यू करो एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस, रिव्यू करो उसके अंदर ग्रेचुटी के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कौन कौन से कवर है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुटी एक्ट लगता है कवर्ड है या नॉट कवर्ड है, वो सारा चेक करो। एग्जामिन करो रिकॉर्ड्स, किसी को ग्रेचुटी में से पैसा एडवांस तो नहीं दिया गया, ठीक है ना। सेल्फ असेसमेंट खुद कंप्यूट करके देखो, कंप्यूट एज पर द ग्रेचुटी एक्ट, ओवरऑल प्रोविजन ग्रेचुटी का कितना बनाया, इंश्योर करो कि दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, एप्रोप्रिएटली फॉलोड और नॉट। मतलब बेसिकली आपको इनको एक कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर है हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सपेंस के अंदर, इनकम्स के अंदर, तो आपको वो एक बार रीड करने पड़ेंगे नोट्स के साथ। ये आपको पता लग गया, ठीक है, ये आप एक बार रीड करना, मेरे को बताना, ठीक है। ये बेसिकली हमारा चैप्टर था वाउचिंग जो हमने कवर करा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था जिसमें मैंने आपको जो मैंने करवाना था बेसिकली करा दिया इस चैप्टर के अंदर। बाकी ये रिपीटेशन है, बाकी एक्सपेंसेस है। जैसे वाउचिंग का मतलब मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड इसी बता दी थी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। कुछ कैश ट्रांजेक्शन हमने देखी, इंटरनल कंट्रोल ट्रेडिंग सर्विसेज ट्रांजेक्शन, इंटरनल कंट्रोल सर्विसेज से रिलेटेड, कास्टिंग टोटल बता दिया, कट ऑफ प्रोसीजर हो गया हमारा, बैलेंस शीट ऑडिट, इम्पर्सनल के अंदर आउटस्टैंडिंग वाली सारी चीजें आएंगी, आप एक बार रीड करना, और इनकम टैक्स में से मैंने एक बता, तो ये आप एक बार गो थ्रू करना, ठीक है ना, अच्छी तरह, और उसके बाद मेरे को बताना कि कोई इसमें अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मैं आपको आज वेरिफिकेशन, मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वो वाउचिंग था, ये वेरिफिकेशन है, बहुत फर्क है दोनों के अंदर। जहां हम वेरीफाई करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है। जो भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, यहाँ जो क्रेडिटर ये सारे आ रहे हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है, इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी
एग्जिस्टेंस चेक करनी है हमने, ऑनरशिप, ये बहुत कुछ देखना है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक। देखिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने यही कवर कराने हैं आपको इसमें, ठीक है ना। और आपको जो मैंने नोट्स यहाँ बता रखे हैं ये वाले, वेरिफिकेशन, देखिए वेरिफिकेशन जो हमारा है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, डिफरेंस क्या है, मोड्स क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। मैं आपको पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे दूं कि होता क्या है, और थोड़ा सा मैं वाउचिंग और वेरिफिकेशन कोरिलेट कर दूं। देखिए जी बड़े ध्यान से, वेरीफाई करना, वेरीफाई मतलब, वेरीफाई का मतलब क्या है, कंफर्म करना। वेरीफाई करना कि आप जाके उसकी एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, कि आप कहते हो कि मैंने वेरीफाई कर लिया कि कंपनी के पास ये मशीन है, कंपनी के पास कंपनी के नाम पे बिल्डिंग है, ठीक है ना। आपने बिल्डिंग कैसे चेक करी, कंपनी के टाइटल डीड देख के, ठीक है ना। तो ये क्या, ये आप वेरीफाई तो कर रहे हो। वेरिफिकेशन, बेसिकली वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी की वेरिफिकेशन कैसे पता लगेगी, आप इसका बिल चेक कर लो, बिल से पता लग जाएगी। आप इसके पेमेंट चेक कर लो, कंपनी ने पेमेंट कैसे करी है उससे पता लग जाएगी। अगर कोई लोन चल रहा है तो लोन के डॉक्यूमेंट देख लो। मतलब आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे हो, आप इसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई भी कर रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा ना क्लियर करता हूँ बेसिकली कि फर्क क्या है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी हमने करना क्या है। इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर, इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर, ये एक ऑडिट प्रोसीजर है, नॉर्मली कैरिड आउट एट द ईयर एंड, और साल के एंड में ही करा जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, इट इज एन ऑडिट प्रोसीजर नॉर्मली कैरिड आउट एट द ईयर एंड, साल के एंड में ही आप इसको कैरी आउट करोगे। टू कंफर्म ऑनरशिप, टू कंफर्म ऑनरशिप, आप क्या कंफर्मेशन दोगे इसके रिगार्डिंग, टू कंफर्म ऑनरशिप किसकी है, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यूएशन चेक करोगे, उसकी एग्जिस्टेंस चेक करोगे, आइटम एट द बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च को ये चीजें एग्जिस्ट करती है नहीं करती। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ये एक ऑडिट प्रोसीजर है, नॉर्मली कैरिड आउट एट द ईयर, साल के एंड में ही करा जाता है। इसमें हम वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम ऑनरशिप चेक करते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, एग्जिस्टेंस देखते हैं एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, कि एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। उसके बाद इट इज जनरली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर शुड हाउएवर वेरीफाई द एसेट, ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा एसेट, सो एज टू कंफर्म द फॉलोइंग, टू इंश्योर, ऑडिटर को ये एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि ये एसेट एग्जिस्ट करता है, ये एसेट एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में ऑडिटर को बताना पड़ेगा, कि एसेट फिजिकली चेक करना पड़ेगा, आपको फिजिकली चेक करना पड़ेगा कि वेदर फिजिकली एग्जिस्ट करता है नहीं करता, एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इसका पर्पस क्या है, कंपनी ने जो परचेज करा है इसका पर्पस क्या है, पर्पस चेक करना पड़ेगा। इंश्योर का पर्पस, चेक द पर्पस, पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए परचेज करा गया है, वो देखो। और इसकी ऑनरशिप कंपनी के नाम पे है या नहीं है, कंपनी के नेम पे, नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है वो चेक कर लो। चार्ज, कंपनी ने इसको, इसका एसेट को कोई गिरवी तो नहीं रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, चार्ज क्रिएट करा हुआ है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन देख लो, बिकॉज उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि चार्ज, चार्ज फिक्स्ड या फ्लोटिंग है, वो सारा आगे फर्दर आप बात कर सकते हो। इसकी वैल्यूएशन, एसेट की वैल्यूएशन, कि जो एसेट है इसकी वैल्यूएशन, अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आ जाएगा, अगर आप फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आ जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, ये मेरे को चेक करने पड़ेंगे कि इनकी वैल्यूएशन प्रॉपर करी गई है नहीं करी गई।
प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि प्रॉपर इस एसेट का डिस्क्लोजर दिया गया नहीं दिया गया, कि अगर चार्ज क्रिएट करा गया तो मेंशन करो, डिस्क्लोज करो यूजर्स को, ठीक है ना। मतलब बेसिकली हमें ये पता लग गया यहां से कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी क्या होता है। वेरीफाई करना, कंफर्म करना अबाउट द ओनरशिप, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइटम इन द बैलेंस शीट, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर कैरिड आउट एट द एंड। Auditor has to verify the assets so as to confirm the ownership, existence, purpose, charge, valuation, disclosure. नेक्स्ट आता है टॉपिक मेरा, यहां मैंने आपको मीनिंग बताया अभी। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचर, वाउचिंग। अब ये आप समझना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमने वाउचिंग कराया था वहां पे हम बेसिकली क्या करते थे, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग को देखते थे, उनको चेक करते हैं। ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग, कि ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है उसको चेक करना कि वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। बट वेरिफिकेशन के अंदर हम एग्जामिन कर रहे हैं ऑनरशिप, एग्जिस्टेंस, एसेट, लायबिलिटी, ये सारा कुछ। देखिए वाउचिंग, वाउचिंग मतलब एग्जामिन करना एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी जा गई है उनको एग्जामिन करना। एग्जामिन करना ट्रांजेक्शन को वाउचिंग है, एग्जामिन करना ट्रांजेक्शन को क्या है, बेसिकली वाउचिंग। बट वेरिफिकेशन में उनकी एग्जिस्टेंस देखना, बुक्स में तो देख लिया आपने रिकॉर्ड करा हुआ है, उनकी एग्जिस्टेंस देखना, फिजिकल एग्जिस्टेंस, लायबिलिटी एक्चुअल में पे करनी है नहीं करनी वो कंफर्म करना। एग्जामिन करना एसेट लायबिलिटीज जो अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द एंटरप्राइज। इट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहां डॉक्यूमेंट, यहां आप फिजिकली एग्जामिन कर रहे हो, यहां आप डॉक्यूमेंट्री, वाउचिंग में हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बेस ले रहे हैं, वहां हम फिजिकल एग्जामिन कर रहे हैं। इट इज नॉट कंसर्न विद वैल्यूएशन, इट इज नॉट कंसर्न विद वैल्यूएशन, वाउचिंग इज नॉट कंसर्न विद वैल्यूएशन, बट वेरिफिकेशन इज ऑल्सो कंसर्न विद वैल्यूएशन, ऑल्सो इंक्लूड्स वैल्यूएशन। इट इंश्योर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हमें इंश्योर करता है कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट है, एक्यूरेट एंड वैलिड है ट्रांजेक्शन। ये कंफर्म करता है अबाउट द एग्जिस्टेंस, अबाउट द ओनरशिप, अबाउट द वैल्यूएशन, अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ आइटम इन द बैलेंस शीट। इट इज डन थ्रू आउट द ईयर, जनरली पूरा साल चलती है वाउचिंग। इट इज डन एट द ईयर एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। मतलब वाउचिंग ट्रांजैक्शन जो बुक्स में रिकॉर्ड करी गई है उनको चेक करना होता है। वेरिफिकेशन जो बैलेंस शीट डेट पे एसेट लायबिलिटी अपीयर कर रहे हैं उनको एग्जामिन करना। ये फिजिकल एग्जामिन है, डॉक्यूमेंट्री है, ये कंसर्न नहीं है वैल्यूएशन से, ये कंसर्न है वेरिफिकेशन। इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन है बेसिकली ये, और इसमें वैल्यूएशन भी है, इट ऑल्सो इंक्लूड वैल्यूएशन। यहाँ पे आपको एश्योरेंस मिलती है रिगार्डिंग कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन, चार्ज, डिस्क्लोजर और बैलेंस शीट आइटम, ये थ्रू आउट द ईयर वाउचिंग चलती है। ये ईयर एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्ट करा दिया चैप्टर, जिसमें मैंने आपको वेरिफिकेशन का मतलब बता दिया, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी क्या होता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है जी, बाकी चीजें ये हमने करनी है, ये नोट्स है हैंड रिटन सारे के सारे, मैं आपको एक बार यहां से भी बताता रहूंगा। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया बेसिकली, आप यहां से एक बार गो थ्रू प्लीज करना नोट से, ये सारा रीड करना एक बार क्या कहता है, ठीक है, डिफरेंस तक, बस डिफरेंस तक आप रीड कर सकते हो, डिफरेंस तक आप रीड कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप रीड करना, फिर बताना कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट। ठीक है ना, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।